हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 11th। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो भाई ये पूरी क्लास 10th केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को सबसे आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो का एक भी सेकेंड स्किप मत करना एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यार सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। हम अपने आसपास ना बहुत सारे चेंजेस होता देखते हैं। चेंजेस इन द सेंस, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं तो हमने जो फूड खाया वो किस फॉर्म में था, वो सॉलिड फॉर्म में था। अब जैसे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन होता है तो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। जो उसकी सॉलिड फॉर्म थी वो चेंज हो जाती है, उस फूड में से एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। बर्फ पिघलती हुई आपने देखा होगा, तो पहले जो बर्फ थी उसकी फॉर्म अलग थी, वो क्यूब शेप में था। अब वो पिघल के लिक्विड में चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी हमें चेंज देखने को मिला है। ठीक है, वैसे ही पेपर को आप जलाते हो तो पहले उसकी फॉर्म क्या थी, पहले पेपर कैसा दिख रहा था, व्हाइट व्हाइट कलर का पेपर था, लेकिन जलाने के बाद वो एशेज में यानी कि राख में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो हम अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस होता देखते हैं इन द इन्वायरमेंट, और इन्हीं चेंजेस को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, विच इज द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि भाई स्कूल वाले या सीबीएसई वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं दैट राइट सम डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंजेस एंड द केमिकल चेंजेस। सो लेट्स सी द डिफरेंस। यार सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसा कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, फिजिकल चेंज, यानी कि जब सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इसमें होता क्या है, इन चेंजेस में एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका जो शेप है, उसका जो साइज है, उसमें चेंज हमें देखने को मिलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे बर्फ पिघलती है तो बर्फ पहले सॉलिड फॉर्म में थी, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई। तो यहाँ पे उसकी चेंज, उसकी शेप में चेंज आया। पहले वो क्यूब फॉर्म में था जो बर्फ थी, अब वो लिक्विड में चेंज हो गया। लेकिन उसमें क्या, उसमें प्रेजेंट है वाटर, और उस वाटर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो तो सेम है ना। फिजिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है, उसका शेप चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया है, लेकिन उसके अंदर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो तो सेम ही है ना। जो आइस था या वो वाटर में चेंज हो गया, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, लेकिन फिजिकल इसमें चेंज आया। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, एंड फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। टेम्पररी चेंज क्यों है, क्योंकि इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। आपने बर्फ को पानी में कन्वर्ट किया, उसी पानी को वापस आप फ्रीजर में डालोगे, वापस बर्फ में चेंज हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल चेंज होते हैं, या फिर आप कह सकते हो दीज आर टेम्पररी चेंज। बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें एक सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, खाना बनाते हो, मम्मी खाना बनाती तो उसमें जैसे कि एग्जांपल लो, आलू की सब्जी बन रही है, तो आलू की सब्जी में जो रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, आलू यूज हुआ है, बहुत सारे मसाले यूज हुए हैं, तो उनको मिला के फिर सब्जी बनी। अब उस सब्जी को वापस आप उन्हीं रॉ इंग्रेडिएंट जो आपने शुरू में यूज किए थे उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका जो पूरा कॉम्पोजिशन था वही चेंज हो गया है, और वो रिवर्सिबल नहीं होता है। यानी कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं, और इसमें एक सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। ठीक है, ये आप डिफरेंस पूरे पॉइंट वाइज देख सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है तो यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब और इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। अब फिजिकल चेंज क्या है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, यानी कि आपने बर्फ को पिघला के पानी में कन्वर्ट कर दिया, उसी पानी को आप वापस बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ऐसा कोई नया सब्सटेंस नहीं है जिसकी नई नई केमिकल प्रॉपर्टीज हो, ऐसा नहीं है, वही सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। वही बात करें केमिकल चेंजेस की, सो केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्पेनिड बाय वन और मोर न्यू सब्सटेंस। ठीक है, पहले वो रॉ इंग्रेडिएंट्स थे, उन्हें मिला के आपने आलू की सब्जी बनाई, तो ये एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बन गया है जिसकी नई नई केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, बात करें फिजिकल चेंज इज इजीली रिवर्सिबल, भाई मैंने आपको बता दिया है, ये टेम्पररी चेंज होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ये आपके इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि परमानेंट चेंजेस होते हैं। अब इसके एग्जांपल आप देख लो, अगर एग्जांपल लिखने को आते हैं तो आप फिजिकल चेंजेस के लिख सकते हो। फ्रीजिंग ऑफ वाटर सबसे आसान एग्जांपल है ये। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि जिसकी कैंडल आपकी बनी होती है वैक्स की, वो पिघल जाती है, उसे वापस आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया। अब केमिकल चेंजेस के एग्जांपल आप देख लो, डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि उसमें जो फूड आपने खाया वो चेंज हो गया, उसमें इतने सारे एंजाइम्स मिले, इतने सारे रिएक्शन हुए, और उसमें से फिर एनर्जी निकाल ली गई, तो ये एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल हो गया, रस्टिंग हो गया, एक बार जो आयरन है वो रस्ट हो गया, उसे वापस उसमें जो नया वाला आयरन था उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से डिस्कस कर लिया है, होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं यार, हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे बड़ा डाउट तो यही आता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है।
तो यार केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि यहाँ पे जो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जिन्हें हम कहते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस, एक से ज्यादा नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो यही एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको लिख देनी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा, यानी कि मैं कैसे मान लूं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे हमको डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है कि ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो, दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्या क्या चेंजेस हैं? सबसे पहले देखो, चेंज इन स्टेट, यानी कि एक सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आना, तो उसके स्टेट में चेंज आया है, ये एक सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है। चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो गया, यानी कि रिएक्शन से पहले कलर था येलो, रिएक्शन के बाद कलर हो गया ग्रीन। तो यहां पे हमें पता चल गया कि कुछ ना कुछ यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के बाद बच जाता है, ठीक है, जैसे कि नीचे डिपोजिशन हो जाता है उस प्रेसिपिटेट का, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस इवॉल्व हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस रिलीज हो गई, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। ओके, अगला चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि रिएक्शन से पहले जो बीकर क्या होता है जिसमें जो आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो बीकर था वो तो ठंडा था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो बीकर है वो गर्म हो गया, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन के बाद हीट रिलीज हुई है, टेम्परेचर में चेंज आया है, ठीक है, ठंडा भी हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। तो यही यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन हो जाता है। टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है जिनका आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब यार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हम लिख के देखेंगे, उनकी केमिकल इक्वेशन बना के देखेंगे। तो देखो भाई यार, एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन को जब हम उसके एलिमेंट्स को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, मैंने यहाँ पे सोडियम को Na लिखा है ना। अब फर्क देख रहे हो, यहाँ पे मैंने सोडियम को मैं SODIUM भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसकी जगह सोडियम का सिंबल यूज करा है। तो जब हम यहाँ पे इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स का ये जो सिंबल है इसको यूज करके इक्वेशन बनाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी इक्वल है, जो आपका एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है? तो वर्ड इक्वेशन बेसिकली जब आप जैसे सोडियम क्लोराइड लिखा है तो इसको मैं लिखूं SODIUM, क्लोराइड को मैं लिखूं CHLORIDE, पूरी मतलब यानी कि स्पेलिंग का यूज करूं तो उसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वहीं अगर आप उसके सिंबल्स का यूज करोगे तो उसको हम कहते हैं अपनी केमिकल इक्वेशन। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। इसमें से सवाल जरूर आता है, स्कूल वाले CBSE वाले जरूर इसमें से सवाल आपसे पूछने वाले हैं। आपको 1-2 इक्वेशन दे देंगे और आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मली भी आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो आपको उसे बैलेंस फॉर्म में ही लिखना चाहिए। इसका क्या रीजन है, हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए, कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। आ जाओ। तो यार एक जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे एक तराजू के 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे ही केमिकल इक्वेशन के 2 साइड होते हैं। हमने जैसे अभी डिस्कस भी किया, एक होती है रिएक्टेंट साइड और एक होती है प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड जितने भी, जैसे कि मान लो सोडियम के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं, और प्रोडक्ट साइड जो एटम्स हैं उनका नंबर इक्वल होना चाहिए। और अगर इक्वल नहीं होगा तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, और उसे हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है। कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब आप खुद सोचो ना कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 10 एटम्स हैं, वहीं प्रोडक्ट साइड सिर्फ 5 एटम है, तो जो मास है वो तो अलग अलग हो गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि एक रिएक्शन में रिएक्शन से पहले जो मास है और रिएक्शन के बाद जो मास है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम जो इक्वेशंस होती है हमारी उन्हें हम बैलेंस करते हैं ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सके, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, और ये हमें करते हैं हम बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। सो नाउ लेट्स ट्राई टू बैलेंस सम केमिकल इक्वेशन। अब एक दो इक्वेशन मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा, उसके बाद एक इक्वेशन मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूं, वो आपको बैलेंस करना है अपनी रफ नोटबुक में और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको मैं रिप्लाई भी करूंगा। एंड अब देखते हैं कुछ कैसी इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। तो यहाँ पे आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है एंड दिस गिव्स अस द प्रोडक्ट विच इज आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। अब इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे? देखो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप एक टेबल बना लो। अब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उतने आप इसमें प्रो हो जाओगे, लेकिन अभी के लिए आप नया नया इसे सीख रहे हो तो इसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ करो। आपको यहाँ पे दो साइड बनानी है, एक LHS एक RHS। LHS यानी कि आपका रिएक्टेंट साइड और RHS यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट साइड है केमिकल इक्वेशन की। अब यहाँ पे मुझे एक तो आयरन दिख रहा है, Fe दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। LHS साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड आयरन के कितने एटम है? एक ही तो एटम है, आप देख सकते हो ना, Fe का सिर्फ एक ही एटम है यहाँ पे। वही रिएक्ट अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो आयरन के 3 एटम्स है, ठीक है, हमने लिख लिया टेबल में। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड 2 एटम मुझे दिख रहे हैं और RHS साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड कितने हैं? दो ही एटम्स है, ठीक है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड 1 एटम है और अगर प्रोडक्ट साइड अगर मैं देखूं तो 4 एटम्स हैं। अब इसे हम बैलेंस करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें तो ऑक्सीजन का 1 एटम है और अपने प्रोडक्ट साइड 4 एटम्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, अपने रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के आगे 4 लगा देता हूं। अब ऑक्सीजन के आगे आप 4 नहीं लगा सकते, ये जो पूरा H2O का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके सामने मैंने 4 लगा दिया। अब 4 लगाने से मेरे जो ऑक्सीजन है वो तो 4 हो गए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वो बैलेंस हो गया, लेकिन इसके साथ जो मेरा हाइड्रोजन था वो भी 8 हो गया। 4 2 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए मेरे रिएक्टेंट साइड। अब वहीं प्रोडक्ट साइड देखे तो मेरे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो मैंने प्रोडक्ट साइड भी 4 लगा दिया। तो अब मेरा हाइड्रोजन के भी 8 एटम्स हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स हो गए दोनों साइड, ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं आयरन यानी कि Fe। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 1 Fe का एटम है और वहीं पे RHS साइड कितने? 3 है, तो यहाँ पे मैंने अपने रिएक्टेंट साइड 3 लगा दिया, 3 Fe लिख दिया और ये भी मेरा बैलेंस हो चुका है। तो Fe, H और ऑक्सीजन ये तीनों ही हमने बैलेंस कर दिए हैं। ऐसे आप एक इक्वेशन को, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो। अब यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूं एंड ये इक्वेशन आप देख सकते हो, इसको बैलेंस करो और इसका जो आंसर है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। सो आप इसको पॉज करके देख लो। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक केमिकल इक्वेशन को हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हम 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर बात करी जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? सच अ रिएक्शन in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as a combination reaction। यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में कॉम्बाइन होते हैं और फिर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उससे क्या बनता है? ये बहुत ही विगोरस रिएक्शन होता है एंड यहाँ पे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस बहुत सारी हीट रिलीज होती है। और यहाँ पे इतनी सारी हीट रिलीज हो रही है जिस वजह से जो आपका कंटेनर होता है, जो बीकर होता है, वो गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। अब फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो रिएक्शन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसमें से सवाल ना आए ना उसके चांसेस ही बहुत कम है, मतलब इसमें सवाल आता ही आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए इसके ऊपर हम थोड़ा अलग से बात करते हैं। तो ये रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, इसी का दूसरा नाम क्या है? क्विकलाइम है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड का एक और दूसरा नाम क्या है? इट इज
क्विक लाइम, याद रखना, रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो विगोरसली यानी कि इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है, ये एक विगोरस रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है। ये हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। और बनता क्या है, प्रोडक्ट आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है विच इज स्लेक्ट लाइम। वापस इसी में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम बताओ, विच इज स्लेक्ट लाइम, ठीक है। तो क्विक लाइम का जो सोल्यूशन होता है, क्विक लाइम प्लस H2O गिव्स स्लेक्ट लाइम, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इससे इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं एक बार। तो अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, यानी कि जो यहाँ पे स्लेक्ट लाइम बना हुआ है, स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसी का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन यानी कि इसको जब आप पानी में डालोगे यानी कि CaOH2 प्लस वाटर, तो जो इसका सोल्यूशन बनने वाला है, इस सोल्यूशन को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। आपका जब घर बनता है, आपको पता होगा जब घर बनते हैं तो वहाँ पे व्हाइट वॉश किया जाता है, उस पर एक व्हाइट कलर का दीवारों पे पेस्ट लगाया जाता है। इस ये कैसे होता है वो पेस्ट, कैसे बनता है, वो एक स्लेक्ट लाइम का ही सोल्यूशन होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल्स। और जो आपने फिर जो सोल्यूशन लगाया, व्हाइट वॉश किया वॉल्स को, फिर वो जो व्हाइट वॉश है वो स्लोली रिएक्ट करता है, वो किसका है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ स्लोली रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत ही शाइनी फिनिश दे देता है इन वॉल्स को, यानी कि जो हमारी वॉल्स हैं वो चमकने लग जाती हैं, और इसीलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन को मतलब होने देते हैं। ये कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस H2O। नीचे आप रिएक्शन भी देख सकते हो। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि मार्बल का भी जो फॉर्मूला है, जो केमिकल फॉर्मूला है, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। अब इस चीज को याद रखना, हर एक पॉइंट को याद रखना, क्योंकि इसमें से सवाल CBSE पूछेगा ही पूछेगा। आपके जो स्कूल एग्जाम्स में उसमें से भी ये सवाल आने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ना एक बार रिएक्शन दिखा देता हूँ, क्योंकि जो रिएक्शन हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का, ये बहुत विगोरस रिएक्शन है। इसका मैं आपको लाइव जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूं, आप खुद देखो कि कितना विगोरस रिएक्शन। देखो तो आपने फ्रेंड्स खुद देख लिया कि ये कितना विगोरस रिएक्शन होता है और उसमें कैसे हीट रिलीज हो रही है। जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपको यही दिखा रहा है कि इसमें हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है। क्या बनता है इसमें, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। जो अभी मैंने पहली जस्ट कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कितनों को याद है अभी तक। अब यहाँ पे देखो, मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल तो आपको दे दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर वाला। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन्हें भी देख लो। 3 ही एग्जाम्पल है, याद कर लेना इनको। और देखो, बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन बर्न करने का मतलब क्या होता है, बर्न करना यानी कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना। जब भी लकड़ी जलती है तो वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर रही होती है और बर्न हो रही होती है। तो कोल यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे बर्निंग हो रही है कार्बन की, यानी कि कोल की बर्निंग हो रही है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस वाटर गैस H2O यानी कि वाटर। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी कि मीथेन CH4 जिसे हम कहते हैं, उसको आप बर्न करते हो, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब CH4 कंबाइन होता है तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O। ये भी क्या है, ये भी एग्जांपल है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। बहुत सारे फ्रेंड्स हालांकि इसके बारे में जानते होंगे ऑलरेडी, क्योंकि हम ये छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी डेफिनेशन और इनके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो यार एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज हीट एंड कॉज द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग टू राइज, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट रिलीज होगी तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आसपास का जो सराउंडिंग वाला एरिया होगा उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर रेस्पिरेशन का जो केमिकल रिएक्शन बहुत सारे फ्रेंड
जानते होंगे, वरना आप लाइव प्रोसेस के चैप्टर में इसे पढ़ने ही वाले हो। आप देख सकते हो नीचे मैंने लिख दिया है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम एक्सेल करते हैं, वाटर फॉर्म होता है और साथ साथ एनर्जी भी फॉर्म होती है, और इसी एनर्जी का यूज होता है हमारी अपनी जो हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, इसी एनर्जी का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या कहा मैंने, अगर प्रोडक्ट साइड में कहीं भी आपको एनर्जी दिख जाए, यानी कि प्रोडक्ट में कहीं भी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे हम रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, एक अपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें क्या दिखा रहे हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, नीचे फन फैक्ट आप देख सकते हो, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर अपने 5 विच इज लाइफ प्रोसेस उसमें पढ़ने वाले हो इन डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यार एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एंड कूल्स दी सराउंडिंग, यानी कि ये इसका जस्ट अपोजिट है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब एंडोथर्मिक में क्या होता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। नाम में देखो एंडोथर्मिक, इन आप ऐसे याद करो, एक्सो में यानी कि एक्स बाहर निकल रहा है, एंडो में इन यानी कि अंदर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो हीट को, और इससे क्या होता है, जो आसपास के सराउंडिंग का एरिया, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है, कूल हो जाता है, क्योंकि वहीं से तो एनर्जी, ये जो केमिकल रिएक्शन है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सराउंडिंग में से एनर्जी को ले रहा है, तो वो ठंडा हो जाता है जो आपका एनवायरमेंट होता है। ठीक है, एंड द डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल। अब आगे बढ़ा जाए और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, विच इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन रीड मत करो, नाम देखो, नाम क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज होना यानी कि कोई एक चीज का, एक सिंगल प्रोडक्ट का टूटना, ब्रेक डाउन होना, इसे हम कहते हैं डीकंपोज होना। तो अब देखो, आप नाम देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो आपका रिएक्टेंट है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, 4 एग्जांपल हैं, चारों के चारों एनसीईआरटी में से हैं, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, सबसे पहले है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट प्लस हीट, यानी कि जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 2 गैसेस यहां पे रिलीज होती हैं। ठीक है, अगला रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। हमने पढ़ा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, जब हमारा स्लेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेक डाउन हो रहा है। वैसे ही सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। वैसे अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बारी आती है थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है यार, मैं वापस कह रहा हूं, डेफिनेशन रीड मत करो, सीधा नाम को देखो ना, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो कि मेरे 2 दोस्त खड़े हैं, ठीक है, मैंने एक को धक्का मार के मैं वहां खड़ा हो गया, तो मैंने उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेस करना यानी कि किसी की जगह को ले लेना। अब यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक कंपाउंड में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब एक तीसरा एलिमेंट आया, वो उससे ज्यादा रिएक्टिव था, तो उसने क्या करा, उस कंपाउंड में से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि वो उसकी जगह आ गया, उसकी जगह ले ली उसने। क्यों ली, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव था उससे। ठीक है, तो अगर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का आप रिएक्शन करवाओगे कंपाउंड में, उस कंपाउंड में उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं यार, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या देता है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन है, उसमें आप आयरन डालोगे तो आयरन सल्फेट बनेगा। आयरन सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया। क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। रिएक्टिविटी टेबल आपको याद करनी होगी, जो कॉपर है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्टिविटी टेबल में नीचे आता है, तो इसीलिए आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, Cu से Fe ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये आपका बना। अगला रिएक्शन देखो, Pb यानी कि लेड का रिएक्शन जब होगा कॉपर क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन में, तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। यहां पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था।
इसीलिए उसने उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड में से। ओके, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बारी आती है अपने लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, देखो नाम में ही मीनिंग है। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। किसका डिस्प्लेसमेंट, आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। एंड सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज, यानी कि एक म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, एंड दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नीचे एक रिएक्शन आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो जो आपका सोडियम सल्फेट था उसमें जो आपका सल्फाइड आयन है वो किसके साथ कंबाइन होगा रिएक्शन के बाद, बैरियम के साथ। और रिएक्शन से पहले जो आपका बैरियम क्लोराइड था उसमें जो आपका क्लोराइड आयन है वो रिएक्शन के बाद जो क्लोराइड आयन है वो सोडियम के साथ जाके मिल गया। तो जो आयन्स है वो एक्सचेंज हो गए हैं और क्या बना, हमारे प्रोडक्ट्स बने दो, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में एक स्पेशल बात ये है कि जो आपका बैरियम सल्फेट बना है ना रिएक्शन के बाद BaSO4, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट बेसिकली ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं एंड जो कि रिएक्शन के बाद बच जाते हैं। बेसिकली वो मतलब डिसॉल्व नहीं होते सोल्यूशन में, एंड ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस रिएक्शन में जो आपको ऊपर दिख रहा है इसमें बैरियम सल्फेट एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के बारे में, विच इज रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप समझो कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ हो रहे हो, यानी कि किसी एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और किसी एक कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है एट द सेम टाइम, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल नीचे आप देख सकते हो रेड बॉक्स में। इसमें हो क्या रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड CuO मतलब यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखो किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस चीज का रिडक्शन होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो ऑक्सीजन गेन हो रही हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन आप देखो खुद सोचो, ऑक्सीडेशन यानी किसी चीज में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन या फिर अगर हाइड्रोजन का लॉस भी हो रहा है तब भी उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब रिडक्शन क्या होता है, इसका अपोजिट। ठीक है, ऑक्सीडेशन याद रख लोगे तो रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जस्ट अपोजिट है। रिडक्शन में क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस या फिर हाइड्रोजन का गेन। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। देखो जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्या कहा मैंने, जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही क्या होगा, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो चीज रिड्यूस हो रही होगी, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है, जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिस चीज का रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हुआ। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इसमें अगर हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड है, रिएक्शन के बाद वो कॉपर बचा, देख रहे हो ना, कॉपर ऑक्साइड है शुरू में रिएक्टेंट और रिएक्शन के बाद वो कॉपर रह गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। और ऑक्सीजन का लॉस का मतलब रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा हो। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, यानी कि CuO आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब वहीं पे हाइड्रोजन को देखो, रिएक्शन से पहले जो H2 था, रिएक्शन के बाद वो H2O बन गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2 का, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो H2 आपका रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हो गया। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो। रिडक्शन क्या होता है, जिसमें या तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिस चीज का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, सो ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब
वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि अब इस चैप्टर की जो एक्टिविटीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक्टिविटीज में से सवाल आते ही आते हैं, तो उन एक्टिविटीज को अब आपको प्रैक्टिस करना है। और एक्टिविटीज का जो वीडियो का लिंक है वो मैं नीचे पिन कमेंट में दे रहा हूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आपको देखना है, तब आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद पिछले साल क्लास 10th में था और मुझे पता है कि एक्टिविटीज में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखना, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हो, और जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में दे देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।